नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम शीत युद्ध जो पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूटी जारी रखेंगे। मैंने आपको इससे पहले कुछ पीडीएफ्स भी दिए हैं जिससे कि आप उनको पढ़ें और जब लेक्चर हो तो वो चीज़ें आपको जो पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है। तो शीत युद्ध के कारण याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके रीज़न्स, सीज ऑफ बर्लिन, बर्लिन की नाकेबंदी, ये सारे पीडीएफ्स मैंने आपको इस वीडियो से पहले पोस्ट किए हैं और आशा करती हूँ आपने उन्हें पढ़ा भी होगा। तो शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करते हुए हम सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसको पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का सबसे पहला जो कारण था वो ऐतिहासिक रीजंस थे, ऐतिहासिक कारण रहे हैं शीत युद्ध के। ऐतिहासिक कारण में हम ये कह सकते हैं कि जब 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, सोवियत संघ में कम्युनिज्म की स्थापना हुई थी, तभी से पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन को ये लग गया था कि कम्युनिज्म या साम्यवाद एक एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी पॉलिसी है और एक कट्टर पॉलिसी है और ये विश्व में साम्यवाद के विस्तार को द्रुत गति से और तेज़ी लेकर आएगी उसमें। तो साम्यवाद की स्थापना के साथ ही पश्चिमी राष्ट्र अलर्ट हो गए थे और उन्होंने सोवियत संघ के इस एक्सपेंशनिस्ट नीति, जो विस्तारवादी नीति थी, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया और यहीं से शुरू होती है शीत युद्ध का बीजारोपण, जिसको हम कहते हैं कि शुरुआत जो शीत युद्ध की हुई वो तब से हुई जब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवाद की स्थापना हुई या साम्यवादी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब आया। दूसरा कारण था, यहाँ से हम काफ़ी पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे, दूसरा कारण द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, द क्वेश्चन ऑफ सेकंड फ्रंट। अब ये सेकंड फ्रंट हिस्ट्री में जब हम खोजते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी नुकसान पहुंचाया था, जनधन की हानि पहुंचाई थी, तो सोवियत नेता स्टालिन ने जो अलाइड नेशंस थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनसे सहायता मांगी जर्मनी के खिलाफ। अमेरिका और ब्रिटेन ने महीनों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, स्टालिन के इस अनुरोध की अनदेखी करते रहे। ऐसी स्थिति में जब सोवियत संघ ने खुद को अकेला पाया तो उसने ये पाया कि पश्चिमी राष्ट्र अब वैमनस्य की पॉलिसी मुझ पर फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनमें कटुता उत्पन्न होती चली गई और ये एक दूसरे के जो अलाइड नेशंस थे वो धीरे धीरे बाइफ्रिकेट होते चले गए, जिसमें सोवियत संघ अकेला पड़ गया और बाकी सारे जो अलाइड नेशंस थे वो अलग हो गए। थर्ड जो पॉइंट है शीत युद्ध के कारण का वो था युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर मीन्स कि पोस्ट वॉर जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें अंतर आ गया था। सोवियत संघ अपनी साम्यवादी नीति का विस्तार उसने करना शुरू कर दिया था और वो चाह रहा था कि विश्व में साम्यवाद विश्व स्तर पर फैल जाए और पूर्वी यूरोप में इसने बहुत तेज़ गति से सोवियत संघ ने साम्यवाद की स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए। उधर पश्चिमी राष्ट्रों को या लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर जो था उनमें उसको खतरा लगा और उन्होंने अपने इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए सोवियत संघ का निरंतर विरोध करना या उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का निरंतर विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहीं से दो अलग अलग उद्देश्यों की तरफ सोवियत संघ और अमेरिका चले गए। सोवियत संघ साम्यवाद का विस्तार करने में लग गया और अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने में और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में लग गया। तो यहीं से शुरुआत होती है इन्हीं कारणों से दोनों की वैमनस्यता की या दुश्मनी की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मैंने आपको इसका पीडीएफ भी भेजा है याल्टा कॉन्फ्रेंस का, कि सोवियत संघ बार बार याल्टा कॉन्फ्रेंस की अवहेलना कर रहा था। अब ये याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या है? 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे जिसमें उन्होंने पोलैंड के विभाजन की बात करी थी। इन कंट्रीज़ ने ये निश्चित किया था कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा
तो पोलैंड को डिवाइड कर देंगे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराकर वहाँ पर एक प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना की जाएगी। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट आया, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया और वहाँ पर जो लुब्लिन शासन था, जो साम्यवादी समर्थक जो तत्व थे वहाँ पर, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ये कोशिश की कि पूरे पोलैंड में साम्यवाद की स्थापना हो जाए। ये जो सोवियत संघ का जो ये काम था, जो साम्यवाद की स्थापना पोलैंड में, पूरे पोलैंड में कराना और याल्टा समझौता जो हुआ था उसकी जो अवहेलना की थी, उससे पश्चिमी राष्ट्र बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वैमनस्यता उनमें और ज़्यादा बढ़ती चली गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है सोवियत संघ द्वारा बाल्कान समझौते का अतिक्रमण। बाल्कान समझौता भी हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। 1944 में चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार किया था इन सारी अलाइड कंट्रीज़ ने, और ये निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया और रोमानिया पर प्रभाव रहेगा। यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाएगी और हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर का आधिपत्य माना जाएगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कान समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों की खुलकर सहायता दी, उनको सपोर्ट किया और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर दी। तो सोवियत संघ का बार बार याल्टा और बाल्कान समझौते या इस तरह के और बहुत सारे समझौते और प्रोमिसेस का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुए थे अलाइड नेशंस के बीच में, उनका बार बार जब उल्लंघन करना शुरू करा, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी वो सोवियत संघ से धीरे धीरे दूर होती चली गई और सोवियत संघ अकेला पड़ गया और सोवियत संघ ने अपनी तानाशाही रूप से साम्यवाद के पूर्वी यूरोप में और उसके बाद वर्ल्ड में प्रसार शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे शीत युद्ध और गहराता चला गया, शीत युद्ध में और ज़्यादा तेज़ी आती चली गई। नेक्स्ट था ईरान में सोवियत संघ की सेना का न हटाया जाना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो ये निश्चित हुआ था कि सभी अपनी सेनाएं वहाँ से हटा लेंगे, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वहाँ से नहीं हटाई। वो ये चाहता था कि वहाँ पर जो साम्यवादी तत्व है उनको वो सपोर्ट करे और वहाँ पर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाए। इससे पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज़ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ग्रीस 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, जिससे ब्रिटेन ने यूनान से अपने सारे सैनिक अड्डे जो थे वो हटा लिए थे। तो यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देश अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया आदि सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने की सहायता दी जाने लगी और परिणाम स्वरूप जो ट्रूमन सिद्धांत था, मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और साम्यवादी खेमे में जो हस्तक्षेप था अमेरिका का, वो साम्यवाद को, वो सोवियत संघ को स्वीकार नहीं था और शीत युद्ध गहराता चला गया और शीत युद्ध में तेज़ी आती चली गई। नेक्स्ट था टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की के कुछ प्रदेशों पर, कुछ भूभाग पर और बॉस्फोरस में नाविक अड्डे बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, पर पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा। ये मामला सुरक्षा परिषद में भी रखा गया, लेकिन सोवियत संघ के बार बार अनुपस्थित रहने पर या वीटो का प्रयोग करने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अमेरिका बहुत ज़्यादा सोवियत संघ से नाराज़ हो गया और धीरे धीरे वही शीत युद्ध और गहराता चला गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है अणु बम का आविष्कार। अणु बम का आविष्कार आप जानते हैं सभी कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की 2 सिटीज़ थी, उन पर अणु बम का प्रयोग किया था, अणु बम गिराया था, जिससे बहुत सारा विध्वंस हुआ था। तो द वर्ल्ड वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टू एटॉमिक पावर और ये
पता लगा दुनिया को कि जिसके पास एटॉमिक पावर है उसी के पास एक्चुअली रियल वर्ल्ड पावर है, और वही एक वर्ल्ड पावर या सुपर पावर बनने की शक्ति या मादा रखता है। ये बात अमेरिका ने ब्रिटेन को तो बताई थी, लेकिन सोवियत संघ इस बात से अनभिज्ञ था। और जब अणुबम का यूज़ हुआ तो सोवियत संघ वॉज वेरी अलार्म्ड। उसको बहुत गहरा सदमा लगा, धक्का लगा कि एटॉमिक पावर अमेरिका के पास था, या अमेरिका उसका प्रयोग कर रहा था या उसको बना रहा था, और उसकी खबर अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ शेयर नहीं की, उसकी टेक्नोलॉजी उसने सोवियत संघ के साथ शेयर नहीं करी। तो सुपर पावर बनने की होड़ में उसकी अमेरिका के साथ जो उसकी दुश्मनी थी, जो वैमनस्यता थी, वो गहराती चली गई, और वो भी उसी शस्त्रीकरण की होड़ में लग गया। इससे विश्व राजनीति में और ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी एटॉमिक पावर था ही, सोवियत संघ भी उस दौड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और चाहने लगा कि वो भी अमेरिका की बराबरी करे या उससे भी ज़्यादा बड़ा पावर विश्व में बनकर उभरे। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। आगे के जो रीजंस हैं शीत युद्ध के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नमस्कार।